यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव फूलपुर की, जिसमें पिता हरिदत्त, मां कमला और उनकी एक बेटी सीमा रहती थी। सीमा के चेहरे पर चाँद सी मासूमियत, आंखों में गहराई और चाल में गरीबी की तहजीब थी। गांव में उसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, पर वही सुंदरता कई आंखों की जलन भी बनी हुई थी। सीमा, माँ, आज तालाब के किनारे बहुत ही कम फूल खिले थे, इसलिए बहुत कम फूल मिले हैं। लगता है कोई और भी फूल तोड़कर ले गया होगा, वरना हर दिन तो हमारी जरूरत के बराबर फूल मिल ही जाया करते थे। कमला, हाँ, सही कहा बेटी। अब उन फूलों पर सिर्फ हमारा तो अधिकार नहीं है, जो चाहे उन फूलों को तोड़ सकता है। चलो, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़े फूल तो मिल ही गए हैं, मैं इन्हें लेकर ही बेचने जाती हूँ। सीमा, लेकिन माँ, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया है। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, फिर आप खाना खाकर फूल बेचने जाइए। नहीं नहीं मेरी बच्ची, अगर खाना खाने के लिए रुक गई तो बहुत देर हो जाएगी। तुझे तो पता है, फूल सुबह सुबह ही बिकते हैं, और अगर ज्यादा देर हो गई तो फूल मुरझा जाते हैं, फिर इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। तुम खाना बना लो, मैं जल्द ही वापस आकर खाना खा लूंगी। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और खाने पीने पर भी ध्यान दो। अब मैं तो अपाहिज हो चुका हूँ। मुझे यह सोचकर खुद पर बहुत शर्म आती है कि अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। कमला, नहीं नहीं जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप हमारे बीच हैं, हमारे लिए यही बहुत है। और रही बात घर चलाने की, तो मैं आसानी से फूल बेचकर घर चला लेती हूँ। और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बेटी सीमा भी मेरी बहुत मदद करती है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सीमा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मुझसे जितना हो पाता है मैं माँ की पूरी मदद करती हूँ। इसके बाद कमला फूल बेचने के लिए चली जाती है। सीमा, अरे यह क्या? खाना बनाने के लिए तो सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अब मुझे जंगल जाकर लकड़ियाँ लानी होंगी, तभी खाना बन पाएगा। इसके बाद सीमा जंगल में सूखी लकड़ियां लाने चली जाती है। सीमा, पिताजी, सूरज सर पर निकल आया है, लेकिन आप अभी तक नहीं जागे हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। चलिए, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, जल्दी से उठ जाइए और ये चाय पी लीजिए। सीमा के इतना कहने पर भी हरिदत्त की आंखें नहीं खुलती। तब सीमा अपने पिता को हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हरिदत्त की आंखें नहीं खुलती। तब सीमा अपनी मां को आवाज देकर बुलाती है। कमला, क्या बात है बेटी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? सीमा, माँ, मैं कब से पिताजी को उठा रही हूँ, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना, आखिर पिताजी को क्या हो गया है। जब कमला हरिदत्त के सीने पर हाथ रखती है, तो वह डर जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि हरिदत्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है। फिर कमला हरिदत्त का अंतिम संस्कार करती है। बेटी, मैं फूल बेचने के लिए जा रही हूँ, तुम खाना बना लेना और खा लेना। मुझे आज वापस आने में देर हो जाएगी। सीमा, ठीक है माँ, आप मेरी चिंता मत करिए। बस आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे ऊपर पिताजी का साया था, लेकिन अब तो वह भी हट चुका है। कमला, हाँ बेटी, पता नहीं भगवान भी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है। हमारे ऊपर पहले ही कई सारे दुखों का पहाड़ है, लेकिन अब उसने तुम्हारे पिता को छीनकर एक और दुख हमें दे दिया है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कमला फूल बेचने के लिए जा ही रही थी, तभी उसका भाई मंगल उनके घर आता है। मंगल, अरे कमला, लगता है तुम फूल बेचने ही जा रही हो, लेकिन कुछ देर रुको। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, जिसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगी। कमला, अरे मंगल, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं इतना उछल पड़ूंगी? हमारी जिंदगी में तो लगातार ही दुख की खबरें आ रही हैं। तो भला तुम ऐसी कौन सी खुशी की खबर लेकर आए हो, जरा बताओ तो। मंगल,
जीजा जी के मरने के बाद तुम्हारे ऊपर जो दुखों का संकट आया है वह मैं समझ सकता हूँ। अब तुम्हें सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी की शादी की होगी। कमला, हाँ, ये बात तो तुमने सही कही मंगल। बस मैं सीमा की शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूं, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मंगल, तो समझो कि शादी हो गई। मैंने एक लड़का देखा है, अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। वह ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन सीमा वहां खुश रहेगी। कमला, अगर ऐसा है तो यह तो सच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन मंगल, तुमने यह नहीं बताया कि वह दहेज कितना लेंगे, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर की हालत क्या है। मैं दहेज बहुत कम ही दे पाऊंगी। मंगल, अरे दीदी, आप दहेज की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने सारी बातें कर ली हैं। वे दहेज का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बस उन्हें एक अच्छी लड़की चाहिए। अगर आप कहो तो मैं कल ही उन्हें लेकर सीमा को दिखाने ले आऊं। कमला, हाँ, तुम उन्हें कल सुबह ले आना। फिर हम सारी बातें कर लेंगे और सीमा भी लड़के को देख लेगी और लड़का भी सीमा को। शादी विवाह से पहले दोनों का एक दूसरे को देख लेना ही ठीक रहता है। मंगल, ठीक है, मैं कल सुबह आता हूं। ऐसा बोलकर मंगल वहां से चला जाता है। मुझे यह रिश्ता कैसे भी जोड़ना ही होगा। भले ही लड़का शराबी और आवारा है, लेकिन अगर मैंने यह शादी कर दी तो उन्होंने मुझे 20,000 रुपये देने का वादा किया है। भोला, अरे घर में कोई है? गौरी, अरे अरे मंगल भाई, घर के अंदर आ जाओ और पहले यह बताओ कि कमला अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करने के लिए तैयार हुई या नहीं। मंगल, मैंने उन्हें अच्छे से मना लिया है। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब मुझे घर के अंदर तो आने दो, फिर मैं सारी बातें बताता हूँ। जगत, आओ और बताओ मंगल, कमला ने क्या कहा? वह इस शादी के लिए तैयार तो है ना? मंगल, हाँ हाँ जगत भाई, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया है। कल उन्होंने आप लोगों को लड़की देखने के लिए बुलाया है। जगत, क्या बात है? हम कल लड़की देखने जरूर चलेंगे। मंगल, लेकिन आपको एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि कल जब हम लड़की देखने जाएं तो संतोष नशे में न हो, क्योंकि वह 24 घंटे नशे में ही रहता है। मैंने कमला को बताया है कि लड़का बहुत ही अच्छा है और नशा नहीं करता है। गौरी, अरे मंगल भाई, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अपने बेटे को अच्छे से समझा दूंगी। ऐसे ही कितने सारे रिश्ते टूट चुके हैं। अब बस यही आखिरी मौका है, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। भोला, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। कल कमला के घर चलने के लिए तैयार रहना। अगले दिन की सुबह चंदू और उसके परिवार को लेकर कमला के घर सीमा को देखने के लिए आ जाते हैं। सभी कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन जगत का बेटा संतोष आज भी शराब पीकर आया था। जब कमला की नजर विजय पर पड़ती है तो वह मंगल से कहती है, कमला, मंगल भाई, तुमने तो कहा था कि लड़का शराब या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है, लेकिन लगता है कि लड़के ने नशा किया है। देखो, उसकी आंखें कैसे बंद हो रही हैं और चेहरे पर नशे की मदहोशी साफ झलक रही है। मंगल, अरे नहीं नहीं कमला बहन, विजय ने कोई नशा नहीं किया है। बस उसकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसके गाल पिचके और हालत खराब दिख रही है। लड़का तो एकदम हीरा है, तुम बेफिक्र रहो। उनके बीच ऐसी बात हो ही रही थी, तभी संतोष नशे के कारण कुर्सी से गिर जाता है। यह देख कमला को एकदम साफ साफ समझ आ जाता है कि लड़का नशे में है और वह तुरंत मंगल से कह पड़ती है, कमला, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी थी कि लड़का भले ही गरीब हो, लेकिन नशा या किसी बुरी लत में न फंसा हो। लेकिन यह संतोष तो मेरी बेटी को देखने आने पर भी शराब पीकर आया है। इससे ही पता लगता है कि यह कितना बड़ा नशेड़ी होगा। जगत, मेरा बेटा शराब पीता है, इसलिए हम इसकी शादी तुम्हारे घर कर रहे थे। अगर मेरे बेटे में कोई खामी नहीं होती तो हम भला तुम्हारे जैसे फटेहाल घर से रिश्ता क्यों जोड़ते? कमला, देखिए भाई साहब, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं हैं। मैं अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से नहीं करूंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मंगल,
कमला बहन, एक बार और सोच लो। इतना अच्छा रिश्ता फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लड़का थोड़ा बहुत पीता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। कमला, तू चुप कर जा। अगर लड़का दिल का इतना ही अच्छा होता तो वह इस तरह नशे में मेरी बेटी को देखने नहीं आता। अब इस बेकार के रिश्ते को लेकर यहाँ से निकल जा। इसके बाद मंगल सभी को लेकर वहां से चला जाता है। सीमा, माँ, आपने अच्छा किया जो ऐसे नशेबाज लड़के से मेरी शादी नहीं की। लेकिन मामा तो एक नंबर के मतलबी इंसान है। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे लड़के का रिश्ता लाने में। कमला, हाँ बेटी, तूने सही कहा। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन तेरी शादी बहुत ही अच्छे लड़के से करूंगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब जल्दी जा और जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आ जा। सीमा, हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ और फिर आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। सीमा लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। वह जंगल में सूखी लकड़ियां चुनती है और फिर उन्हें इकट्ठा करके वापस लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिल जाता है। जरा रुको, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सीमा है। मैंने तुम्हें कल भी देखा था, लेकिन तुम शायद जल्दी में थी, वरना मैं कल ही तुमसे बात करता। क्या तुम इसी गांव की हो? सीमा, हाँ, मैं पास वाले बरगद के पेड़ के पीछे रहती हूँ। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम विजय है और मैं ठाकुर हरिशंकर का बेटा हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है। जब भी रात को आंखें बंद करता हूँ, तुम्हारा चेहरा ही मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्या तुम इसका कोई इलाज बता सकती हो? देखो, मैं तुम्हारे इशारे समझ रही हूँ। तुम ये फालतू की बातें किसी और से करना। मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही शहर से आया हूँ, इसलिए यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती करो। नहीं, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। इतना बोलकर सीमा लकड़ी लेकर घर की ओर निकल जाती है। इसके बाद हर दिन सीमा लकड़ी लेने जंगल जाती और विजय उसे देखता रहता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला की तबीयत खराब हो जाती है। बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत ही खराब लग रही है, इसलिए मैं फूल बेचने नहीं जा पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह आज तू फूल बेचने के लिए चली जा। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए। मैं फूल बेचने के लिए चली जाऊंगी और फूल बेचकर आपके लिए खाना भी बना दूंगी। इस तरह सीमा फूलों की टोकरी लेकर बेचने के लिए निकल जाती है और फिर फूल बेचकर घर लौटने के बाद खाना बनाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन कमला की तबीयत ठीक नहीं होती। इस कारण सीमा को ही फूल बेचने का काम, खाना बनाने और जंगल से लकड़ी लाने का काम करना पड़ता है, जिससे वह बहुत ज्यादा थक जाती थी। एक दिन सीमा फिर से जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है। तभी विजय उसे रोकते हुए कहता है, सीमा, रुको। मैं तुमसे आज साफ साफ कह देता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? देखो विजय, मैं भी तुम्हें आज साफ साफ बता देती हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है और उस दीवार का नाम है अमीरी और गरीबी। तुम्हारा और मेरा मिलन संभव नहीं है, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अमीरी और गरीबी किस्मत की बातें हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई मतलब नहीं है। मैं यह बात जानता हूँ कि भले ही तुम्हारे पास धन कम है, लेकिन तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। सच कहूँ विजय, तो तुम्हारी ऐसी गोल गोल बातें सुनकर मेरा मन भी तुम्हारी ओर खींचता चला जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि हम दोनों का मिलन इस जन्म में तो नहीं लिखा है। उन दोनों की बातें पेड़ के पीछे छुपकर सुखिया सुन लेता है, जो ठाकुर का चमचा था। वह जल्दी से ठाकुर के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देता है। ठाकुर गुस्से में कमला के घर पहुंचता है और जोर से कहता है, कमला,
जल्दी से घर के बाहर आ। ठाकुर की आवाज सुनकर कमला बीमार हालत में होने के बावजूद भी घर से बाहर आती है। बताइए ठाकुर साहब, आज इस गरीब के घर में आपका आना कैसे हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, बल्कि तुझसे पाप हुआ है। तू अपनी बेटी को मेरे बेटे से मिलने के लिए मना कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ ठाकुर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कृपा करके साफ साफ बताइए। बस कमला, अब ज्यादा भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बेटी लकड़ी लाने के बहाने मेरे बेटे से मिलती है, और मैं यहां तक सुन चुका हूं कि उसने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। याद रखना, जिस तरह नदी के दो किनारों का मिलन कभी नहीं हो सकता, उसी तरह तेरी बेटी और मेरे बेटे का मिलन भी कभी नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझे इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता। मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी, वह फिर आपके बेटे से कभी नहीं मिलेगी। मेरा यह आपसे वादा है। गुस्से में ठाकुर धमकी देकर वहां से चला जाता है और कमला बीमार होने के बावजूद गुस्से में सीमा के घर आने का इंतजार करने लग जाती है। कुछ देर बाद सीमा लकड़ी लेकर घर आती है। तब गुस्से में कमला सीमा से कहती है, सीमा, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन तुझे मेरी कसम है कि तू मुझे सच सच बताना। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको क्या हो गया है? तू जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है या फिर ठाकुर के बेटे से मिलने? आज ठाकुर घर पर आकर मुझे बेइज्जत कर गया है बेटी। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू ऐसा मत कर, वरना हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सीमा सारी बातें समझ जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, मुझे आपकी कसम है, वह विजय ही मुझसे हमेशा बातें करता रहता है, और तो और आज ही उसने मुझसे कहा कि वह मुझे प्यार करता है, लेकिन मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही किया। वह अभी जवान लड़का है, उसे अमीरी और गरीबी की लकीर के बारे में नहीं पता है, इसलिए वह तुझसे प्यार कर बैठा है। लेकिन जिस दिन उसे होश आएगा, उस दिन वह अपने पिता की तरह ही बन जाएगा। अगले दिन भी सीमा जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है। तभी उसे विजय फिर से रोक लेता है, लेकिन सीमा गुस्से में विजय से कहती है, देखो विजय, अब बस बहुत हुआ। कल तुम्हारे पिता ने मेरी माँ की बहुत ही बेइज्जती की, क्योंकि सभी को यह लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे बीच अमीरी गरीबी की दीवार है, जिसे मैं पार नहीं कर सकती। इसलिए मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे दोबारा मिलने की कभी कोशिश मत करना। इतना बोलकर सीमा रोती हुई आगे बढ़ जाती है। सीमा जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे एक चिड़िया दिखाई देती है जो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। अरे, इस चिड़िया को क्या हो गया? लगता है इस गर्मी में पानी न मिलने के कारण यह बेहोश हो गई है। मैं अभी पानी लाकर पिला देती हूँ। फिर सीमा नदी पर जाती है और थोड़ा सा पानी लाकर चिड़िया के मुंह में डालती है, जिससे चिड़िया होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वह सीमा के कंधे पर बैठ जाती है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करती है। सीमा भी चिड़िया के पीछे पीछे चली जाती है। चिड़िया उसे अपने घोंसले के पास लाती है, जिसमें चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और एक चमकता हुआ पत्थर था। चिड़िया वह पत्थर अपनी चोंच से उठाकर सीमा को दे देती है। यह पत्थर क्या है? ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हो ना हो, इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। मुझे किसी से इसके बारे में पूछना चाहिए जिसे इसके बारे में पता हो। फिर सीमा पत्थर लेकर वापस घर की ओर आ रही थी। तभी उसे नदी किनारे उदास बैठा हुआ विजय दिखाई देता है। तब सीमा उसे पत्थर के बारे में पूछने का विचार करती है। विजय, क्या तुम बता सकते हो कि यह पत्थर क्या है? मुझे यह पत्थर बहुत ही कीमती लगता है। मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो और मुझे तुम पर भरोसा है।
विजय उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखता है। तब वह समझ जाता है कि वह पत्थर हीरा है। सीमा, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? यह असल में हीरा है। अगर इसे तराशा जाए तो यह एक सुंदर हीरा बन जाएगा और इसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। सच बताऊं तो अगर तुम इसे बेचो तो तुम मुझसे भी थोड़ी अमीर बन जाओगी। विजय की यह बातें सुनकर सीमा अचंभे में रह जाती है। मुझे यह पत्थर एक चिड़िया ने दिया है क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। अगर यह पत्थर हीरा है तो अब हम इसे कहाँ पर बेच सकते हैं? अरे मेरी प्यारी सीमा, यह पत्थर बहुत ही कीमती है। इसे हम ऐसे ही कहीं भी नहीं बेच सकते। मेरी बात मानो, तुम कल पंचायत बुलाओ और वहां पर इस पत्थर के बारे में सबको बताओ। फिर वहीं से कोई समाधान निकलेगा। अगले दिन सीमा पंचायत को बुलाती है। सभी लोग बहुत ही हैरान थे ये सोचकर कि सीमा ने पंचायत आखिर क्यों बुलवाई है, जिसमें ठाकुर और उसका बेटा, साथ ही गांव के कई महिलाएं और पुरुष शामिल होते हैं। बताओ सीमा, तुमने आज हमें यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है? सरपंच जी, मैंने कल एक चिड़िया की मदद की थी। इसके बदले में चिड़िया ने अपने घोंसले से मुझे यह पत्थर दिया। जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि यह साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि हीरा है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए इस हीरे का क्या करना है, यह निर्णय करने के लिए मैंने आप सबको यहाँ पर एकत्र किया है। सरपंच राम बिहारी पहले कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करना चाहूंगा। तुम्हें इतना कीमती पत्थर मिला है, इसके बारे में मैंने यह सोचा है कि इस हीरे को बेचकर जो भी धन मिलेगा उसका आधा तुम्हें दिया जाएगा और आधा इस गांव के स्कूल, सड़क और अस्पताल बनाने में लगाया जाएगा। तो बताओ, क्या तुम्हें यह फैसला मंजूर है? हाँ, मुझे यह फैसला मंजूर है। मेरे लिए इतना धन ही बहुत है और मेरी वजह से गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़क बन रही है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर सरपंच हीरे को बेचने का आदेश दे देते हैं। हीरा बेचने पर उन्हें 10 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें से 5 लाख सीमा को दिए जाते हैं। 5 लाख मिलने पर सीमा एक सुंदर सी कोठी खरीद लेती है और साथ ही कई पशु भी खरीद लेती है, जिससे अब उनका आर्थिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तभी एक दिन ठाकुर अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ कमला के घर आता है। कमला बहन, उस दिन की गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मैं यह भूल गया था कि इंसान गरीब और अमीर होने से पहले एक सच्चा और ईमानदार इंसान होता है। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं और अपने बेटे विजय के लिए तुम्हारी बेटी सीमा का हाथ मांगना चाहता हूं। पहली बात तो ठाकुर जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात विजय और सीमा की, तो अगर मेरी बेटी राजी है तो मैं भी इस शादी के लिए तैयार हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।